सरलता, सहजता, सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति चकबंदी परिवार के मुखिया बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी आदरणीय श्री मनोहर लाल वर्धन जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे अनुज सहायक चकबंदी अधिकारी श्री राजीव कुमार जी, इस जनपद के मूल निवासी जनपद ललितपुर में सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर तैनात हमारे बीच में उपस्थित भाई श्री अजय सिंह जी, जनपद बादा में तैनात कार्यरत चकबंदी कर्ता संघ तथा चकबंदी लेखपाल संघ के अध्यक्ष जी, विद्वत परिषद के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित बड़े भाई विद्वान अधिवक्ता श्री निगम जी, यहाँ पर उपस्थित चकबंदी विभाग के हमारे प्रिय साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज हमारा देश 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। अर्थात आज़ादी प्राप्त हुए हमारे देश को, राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हमारे देश को 77 साल पूरे हुए। इस 77 साल में हमारे देश के खाते में बहुत सी उपलब्धियां हैं, बहुत सा अचीवमेंट्स है जिस पर हमें गर्व करने का अधिकार है और गर्व करना चाहिए। मुझे याद है, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस डे बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पुट हुआ, वहाँ के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इटली इस पर संबोधन दे रहे थे, तो वहाँ विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल ने उस बिल का विरोध करते हुए बहुत बड़ा विश्वास और आशंका जाहिर की थी कि इटली तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, अभी यह राइट टाइम नहीं है, इंडिया को आज़ाद करने का यह राइट टाइम नहीं है, सही समय नहीं है, क्योंकि इंडियंस के पास कोई डेमोक्रेटिक थॉट नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक चिंतन नहीं है, वहाँ पर ऊंच नीच की भावना है, सामंतवादी सोच है, एक दूसरे को उत्पीड़न करने की सोच है। अगर हम लोग इस हालत में इंडिया को आज़ाद कर देंगे तो इंडिया जो है तितर बितर हो जाएगा, लोग एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे और यह लोग देश को चलाने में सक्षम नहीं है, इनके अंदर रूलिंग कैपेसिटी नहीं है। उस समय इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पर चर्चा चल रही थी और वहाँ के विपक्ष के लीडर ने यह बात वहाँ पर कही थी। आज चर्चिल हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी होंगे इंडिया को देख करके यह आश्चर्य कर रहे होंगे कि उनकी आशंका निर्मूल साबित हुई है। हमारे देश में निर्बाध रूप से लोकतांत्रिक पद्धति से सरकारें बन रही हैं, बदली जाती हैं और कुशलता से चल रही है और देश तरक्की कर रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस बहस को गलत साबित किया है। आज हमारे देश में हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, जो सिटिंग प्रधानमंत्री होता है, पावर में होता है, वो यह नहीं कहता है हारने के बाद कि हम बैठे रहेंगे इस पर, आप नहीं आ सकते, वह आसानी से हट जाता है, दूसरा जो जीतता है वो आ जाता है। अर्थात सत्ता का जो हस्तांतरण है वह नियमतः संविधान के दायरे में कंटिन्यूअसली हो रहा है। अर्थात हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र की मजबूती में कहीं कोई कमी नहीं है, यह हमारा पूरा देश इसको मानता है। हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्थाएं बनाई कि हमारा देश कैसे चलेगा, शक्तियों का जो पृथक्कीकरण किया, कैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका काम करेगी, तो सभी अंग
कमोबेश सही तरीके से काम कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान हुआ, आज मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुए। आज़ादी के समय हमारे देश की आबादी लगभग 36 करोड़ थी। आज 77 साल बाद 136 करोड़ हम लोग पार कर रहे हैं। 1965 तक 1965 तक हमें खाद्यान्न इंपोर्ट करना पड़ता था। आजादी के बाद से 1965 तक हमें खाद्यान्न इंपोर्ट करना पड़ता था। आज हम 100 करोड़ और बेसी हो गए हैं। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं अपने देश के वैज्ञानिकों को, कृषि वैज्ञानिकों को, कि उनके परिश्रम से, उनके इनोवेशन से, उनके एक्सपेरिमेंट के कारण, इस देश के किसानों के कारण, इस देश के नौजवानों के कारण आज हमारा देश न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी हम खाद्यान्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे लोगों को भी हम अनाज खिलाने में सक्षम हैं। इस पूरे पद्धति में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेज आए हैं, उसमें कहीं न कहीं इस डिपार्टमेंट का भी रोल है। यदि कृषि उत्पादन बढ़ा है तो कहीं न कहीं से चकबंदी डिपार्टमेंट का भी उसमें रोल है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्लॉट्स, जो टुकड़े टुकड़े में जमीनें हुआ करती थी, उसको हम लोगों ने इकट्ठा किया। सिंचाई के नालियों की व्यवस्था, आने जाने के लिए चकमार्ग दिए, गांव के विकास के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने जमीनें आरक्षित की। आज उसका नतीजा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये दिस इज ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ आवर कंट्री कि इतने सालों के बाद हम लोग इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। आज अंतरिक्ष विज्ञान में पूरी दुनिया में हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमारे देश के अंतरिक्ष विज्ञानी अंतरिक्ष में जा रहे हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे याद है 1905 में टाटा ग्रुप ने एक आवेदन लगाया था। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी कि हमें एक टेक्निकल विश्वविद्यालय खोलना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विश्वविद्यालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगी। टाटा ग्रुप ने फाइल लगाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि भारतीयों में कोई साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं है, साइंटिफिक माइंडसेट ही नहीं है, कौन पढ़ने आएगा, किसको पढ़ाओगे। उनकी प्रस्तावनी रिजेक्ट कर दी गई। कालांतर में जब पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ 1857 में, उसके बाद अंग्रेजों के मन में यह बात पैदा हुई कि अगर हमें और अधिक समय तक राज्य करना है तो इंडियंस को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा। एजुकेशन देकर के अपना राज्य कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से वापस में मतभेद पैदा करेंगे। उन्होंने पूरा सिलेबस उस अकॉर्डिंग डिजाइन किया ताकि यहाँ की जो कम्युनिटी है, जो यहाँ के रिलीजियस फॉलोअर्स है, उनको कैसे आपस में भिड़ाया जा सके, बढ़ाया जा सके। यह सिलेबस डिजाइन किया गया कि जो भारतीय प्राचीन इतिहास का काल था वह हिंदुओं का गौरवशाली काल था। जो मध्यकालीन इतिहास में था वह मुगलों ने हिंदुओं का दमन किया, हिंदुओं ने हिंदुओं का दमन किया। इस तरीके से सिलेबस डिसाइड किया गया और यहाँ के नौजवानों को पढ़ाया गया ताकि यहाँ के नौजवान आपस में मतभेद पैदा करके आपस में लड़ने लगे और उनका उल्लू सीधा होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई, कोलकाता यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी। उस समय जब यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई तो हमारे देश में केवल 5-7 PhD होल्डर हुआ करते थे। आजादी के समय तक कुल 25 PhD होल्डर्स थे केवल, लेकिन आज 77 साल पूरे हुए हैं
मैं समझता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में भी कई हजार PhD होल्डर होंगे, बाकी अन्य सब्जेक्ट तो संख्या ही काउंटेबल नहीं है। तो जो उनका माइंडसेट था कि इंडियंस का कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, कोई साइंटिफिक माइंडसेट नहीं है, वह गलत साबित हुआ। आज हमारे देश में हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, 40,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, करोड़ों लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी की एजुकेशन ले रहे हैं। अमेरिका के स्पेस कॉर्पोरेशन में, स्पेस एजेंसी नासा में 40% साइंटिस्ट इंडियंस हैं। यहाँ का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से लोग पढ़ लिख करके विदेशों में जा रहे हैं, अपने क्षमता का, अपनी टैलेंट का अनुभव मनवा रहे हैं, वहाँ के व्यवस्था में, वहाँ की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं। ये हमारा अचीवमेंट है। आज हमारे देश में सीमाएं सुरक्षित हैं। पूरे इतिहास में हम लोगों ने देखा, सबसे अधिक शिकार भी हम लोग रहे हैं, ज्यादा आक्रामकताएं आते रहे, आक्रामक हमारे यहाँ ज्यादा हुआ है, आक्रमण विदेशियों का, और हम लोग लगातार जूझते रहे। लेकिन आज़ादी के बाद से यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारी सीमाएं आज सुरक्षित हैं। आज हम लोग अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ इस आज़ादी का एंजॉयमेंट कर पा रहे हैं। हमारी सीमाएं सिक्योर्ड हैं। हमारे मन में ये भावना है कि हमारे देश की सीमा को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। ये हमारी आर्मी पावर है, ये हमारी इंटेलिजेंस पावर है। आज हमारे पास पूरी दुनिया की सबसे सशक्त सेना है, सबसे सशक्त हथियार हैं। हमारे देश के मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल की दुनिया में जो आविष्कार किए, आज हमारा देश परमाणुविक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम मिसाइलें जो बना कर रखी हुई हैं। दुनिया की कोई शक्ति हमारे देश को छेड़ नहीं सकती है, सबको भय है। अर्थात हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हमारे देश में चाहे वह सोशल सेक्टर हो, आर्थिक सेक्टर हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। आज हमारा देश $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हम पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर हैं। हमारा ये गोल है, हमारी देश की सरकार ने ये गोल डिसाइड किया है कि अगले 25 वर्षों में हम $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, अर्थात पूरे विश्व की तीसरी ताकत हो जाएंगे इकोनॉमी के मामले में। हम आज वर्ल्ड ट्रेड में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 2% से कम हमारा योगदान है। लेकिन पिछले 1800 सालों तक, गुलामी के पहले, हमारा योगदान 36% था। पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत का जो अनुपात था, रेशियो, वह 36% का था। आज हम 2% पर हैं। अर्थात अभी इस फील्ड में बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं, गुंजाइश है, और हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 25 वर्षों में भारत $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा और हमारा देश पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि 77 ईयर में हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हमें याद है बचपन में हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे, टांगे से चलते थे। आज पूरे देश में कहीं भी जाइए, आप हाई स्पीड में गाड़ियां चला सकते हैं। ऐसी सड़कें बन चुकी हैं, एक्सप्रेसवे बन चुका है। चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, हवाई जहाज से आप यात्रा कर सकते हैं, जगह जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा स्ट्रांग हुआ है। बिजली पावर सप्लाई में आज हम पावर सरप्लस कंट्री बन चुके हैं। हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतने लोग यहाँ रहते हैं, इतना ज़्यादा पावर कंजप्शन यहाँ होता है, फिर भी हम पावर सरप्लस कंट्री बन चुके हैं। ये अलग बात है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या कुछ और इशूज की वजह से, रेट की वजह से या कनेक्शन न होने पाने की वजह से पावर सप्लाई निर्बाध रूप से 24 आवर नहीं आ पा रही है। बट हमें जब डिमांड कम होती है तो अपने प्लांट्स बंद करने पड़ते हैं।
ज़्यादा प्रोडक्शन जो होने लगता है, डिमांड कम हो जाती है, उसको बंद रखना पड़ता है, इतना ज़्यादा पावर जनरेट हो रहा है। आज हम पावर सरप्लस कंट्री के रूप में हैं, तो ये हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का अचीवमेंट है। उन्हें बधाई देना चाहिए उन लोगों को, इस देश के नागरिक हैं, उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया। तो आज हमारे देश के पास 77 ईयर में कहां से कहां पहुंचने की बड़ी गाथा भी है, और वहीं एक डिस्पैरिटी भी है। डेवलपमेंट कंसंट्रेशन के साथ हुआ है, उत्पादन तो हुआ किंतु वितरण में असमानता है, और यह गैप बढ़ता जा रहा है। इस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है कि वितरण की समानता कैसे हो। जो डेवलपमेंट हुआ है वह सबके पास कैसे पहुंचे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो सबके पास तक अपनी पहुंच बना ली है। गरीब से गरीब आदमी के पास बिजली का कनेक्शन नहीं होगा, बट स्मार्टफोन होगा। स्मार्टफोन इज ए टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन उसके पास है। आज जो नई टेक्नोलॉजी आई है, फेसबुक, मोर देन 40 करोड़ पीपुल्स आर कनेक्टेड इन इंडिया टू फेसबुक। भारतवर्ष में 40 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक के सब्सक्राइबर हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में केवल 7.5 करोड़ लोग यूज करते हैं, हम टॉप पर है। यूट्यूब, 17 करोड़ लोग इंडिया में यूट्यूब को यूज करते हैं, और 5 करोड़ लोग अमेरिका में यूज करते हैं, अर्थात हम इसमें भी आगे हैं। इसी तरीके से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब में इंडियंस आगे हैं। अर्थात टेक्नोलॉजी को यूज करने में, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में हमारे देश के लोग दुनिया के अन्य हिस्सों के लोगों से बहुत ज्यादा आगे हैं। लेकिन जो उत्पादन हुआ है उसका वितरण समान नहीं हुआ है। कैपिटल का कंसंट्रेशन एक तरफ भाग रहा है। हमारे देश के कुछ औद्योगिक घराने ऐसे हैं जिनके पास पूरे देश की मोर देन 80% संपत्ति है, और 80% लोगों के पास 20% संपत्ति डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चैलेंज हमारे सामने खड़ा है, इसको खत्म करने की जरूरत है। यह गैप कम होना चाहिए। हमारे देश की सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए कि यह गैप कम कैसे हो। लाइफ के तमाम सेक्टर्स में हमने तरक्की की है, नो डाउट, हमारा प्लेस बना है, लेकिन इस फील्ड में हम लोग पिछड़े हुए हैं। इस पर काम करने की आवश्यकता है। इस पर अगर फोकस नहीं किया गया, आने वाले समय में परिणाम घातक होंगे। इस पर जितने भी हमारे देश के बुद्धिजीवी हैं, जितने भी हमारे देश के नीति नियंता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इस पर फोकस करना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे बनाया जाए, जी जमीनों का बंटवारा कैसे किया जाए कि सबके पास जमीनें ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए। लोगों के पास कैसे एम्प्लॉयमेंट पहुंचे, कैसे उनकी क्रय शक्ति बढ़े, परचेजिंग पावर बढ़े। आज कुछ लोगों के पास इतनी ज्यादा क्रय शक्ति है कि वह पूरे देश को परचेज करते हैं, और कुछ लोगों के पास इतनी कम है कि वह शाम का भोजन कैसे होगा, उसका प्रबंध कैसे होगा, इसको सोचते रहते हैं। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की सरकार बोलती है कि हम इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब है आजादी के 77 साल के बाद इतनी तमाम तरक्कियों के बाद भी हमारे देश में आज भी 80 करोड़ लोगों की हैसियत यह है कि वह सरकार के उस 5 किलो अनाज पर आश्रित करना पड़ रहा है। यह बहुत बड़ी लज्जा की बात है, शर्म की बात है। इस पर लज्जा और शर्म न करके लोग प्राउड करते हैं कि हम दे रहे हैं। उन्हें कैसे अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हें कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो, उनका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो, उनके बच्चों को बेस्ट एजुकेशन, फ्री एजुकेशन कैसे मिले, इस पर काम करने की आवश्यकता है। जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे, सच्चे मायने में हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आजाद नहीं। हमें राजनीतिक आजादी तो प्राप्त हुई है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक आजादी
आर्थिक और सामाजिक गुलामी से मुक्ति तभी मिलेगी जब हमारे देश का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वितरण सिस्टम ऑलमोस्ट इक्वल हो। अगर यह नहीं होता है तो हम पुनः एक बार में भी जो नहीं होना चाहिए उसी अवस्था में पहुंच सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही नहीं होगा, लोग भूखे मरेंगे, तो वह उन लोगों पर अटैक कर देंगे जिनके पास बहुत कुछ है। गरीबी अमीरों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर सभी लोग सचेत हो गए, चेत गए, उनका एक संगठन बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तो निश्चित रूप से पक्का मानिए कि बहुत बड़ा एक संघर्ष हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है। इसलिए जो हमारे देश के लिए खतरा होगा, हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स को, नीति नियंताओं को, प्रबुद्ध वर्ग को, जो लीडिंग क्लासेज हैं, उन पर इसे विचार करना होगा कि लोगों की व्यवस्था कैसे ठीक हो, लोग कैसे आत्मनिर्भर बने, लोगों की एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, लोग कैसे अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे करके उनको आगे बढ़ा सकें। इस पर काम करने की आवश्यकता है, इस पर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपने हमारे विचारों को पूरे मन से सुना। और मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ में भी आई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।